थ्योरी है जो कि हमने प्याजे को हमने जैसे पहले पढ़ा, आफ्टर दैट हमने ब्रूनर को पढ़ा और अभी नेक्स्ट जो है अब वो लेव वाइगोट्स्की को हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इसमें सारी जो कड़ी है, जो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास की कड़ी को जो प्याजे लेकर के आए, उसको थोड़ा सा एक भाषाई रूप जो दिया उन्होंने, शुरुआत करी ब्रूनर ने, और आफ्टर दैट जो इस थ्योरी को आगे बढ़ाया फिर वो लेव वाइगोट्स्की ने बढ़ाया, जो कि इसको एक तरह से चरम पे लेके गए। बिल्कुल उसका पीक पॉइंट जो लेकर के गए वो वाइगोट्स्की लेकर के गए। यानी कि इसमें चीज़ें एड ऑन होती गई और वो किस तरह से आगे बढ़ी। यानी जनरली क्या था, यहाँ पर जो काम किया उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में, जो सामाजिक कारकों और भाषा को ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया। यानी इनकी थ्योरी कहीं ना कहीं पूरी थ्योरी सोशल फैक्टर्स और लैंग्वेज के आसपास घूमती हुई दिखी। यानी अभी क्या हो रहा था, इनिशियली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्याजे क्या सोच रहे थे, प्याजे का कहना था कि जो उसका फिजिकल मैच्योरेशन है, जो शारीरिक परिपक्वता है वो, और उसका स्वतंत्र खोजबीन पर जोर ज़्यादा दिया था उन्होंने, कि यानी कि जो अपने आप यानी स्ट्रक्चरल जो उसका मतलब एनवायरनमेंट जो है, वो दो चीज़ों के द्वारा कहीं ना कहीं बच्चा सब चीज़ें सीखते हुए होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक की तरह काम कर रहा होता है, मैच्योरेशन एंड स्वतंत्र खोजबीन, ये उन्होंने कहा। जबकि यहाँ पर वाइगोट्स्की ने कुछ एक अलग चीज़ जोड़ दी कि केवल स्वतंत्र खोजबीन इट इज नॉट एनफ। आपका मैच्योरेशन तो ठीक है, चलिए मान लीजिए शारीरिक परिपक्वता तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्र खोजबीन में उन्होंने क्या जोड़ दिया यहाँ पे कि विकास जो है, यानी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस जो है, संज्ञानात्मक संपन्नता जो है बच्चे की, स्वतंत्र खोजबीन के साथ साथ उसका यानी कि अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति के साथ यानी संपर्क, यानी कि इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होता है, कहीं न कहीं वो भी बहुत ज़्यादा हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। यानी कहीं न कहीं उसका इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब उसका स्वयं का लोगों के साथ बातचीत या उनके साथ में इंटरेक्शंस जो चीज़ें होती हैं, अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति जो होती हैं, कहीं न कहीं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास उनके अंदर पनपता हुआ मतलब होता है। तो इसलिए इनकी थ्योरी को कहीं न कहीं एक नए नाम से पुकारा गया। यानी कॉग्निटिव थ्योरी तो किसको चलेगी पूरी की पूरी, प्याजे के लिए दे दी गई एक तरह से। और जो 3 आइकॉनिक थ्योरी सिम्बॉलिक एंड जो लैंग्वेज वाला था वो ब्रूनर को चला गया। इनकी थ्योरी को इसी में से एक अलग नाम दे दिया गया, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। इस तरह से इस नाम से इनकी थ्योरी को, पूरी थ्योरी इस नाम से जानी गई। यानी इनिशियली भी हम यही पढ़ रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उस क्या फैक्टर था, क्यों ऐसा जाना गया, अब ये बहुत क्लियर है हम लोगों के सामने, क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में केवल मैच्योरेशन और स्वतंत्र खोजबीन से अलावा उन्होंने कहा कि जो उसका इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और उसके द्वारा ऑटोमेटिक उसका जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। इन्होंने इसके एग्जाम्पल्स भी दिए उनको, जिनको हम धीरे धीरे हर चीज को आज समझने की कोशिश करेंगे वो कैसे काम कर रही थी सब चीजें। तो आगे बढ़ते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे जिस उम्र में भी कोई संज्ञानात्मक कौशल सीख रहे हैं, जिस भी एज में, उस पर उनकी संस्कृति यानी कल्चर से जो प्राप्त होने वाली सूचनाओं और निर्देशों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यही इनकी थ्योरी थी। सोशल जो कॉन्टेक्स्ट था, इंटरपर्सनल सोशल जो कॉन्टेक्स्ट था, यानी इसके अंदर होता हुआ दिखता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी जो वो संज्ञानात्मक कौशल प्राप्त कर रहा है, सीख रहा है, उसको बढ़ा रही हैं क्या चीजें, कहीं ना कहीं उसकी जो कल्चर है, वहाँ से जो उसको इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं और जो निर्देश मिल रहे हैं, वो चीज़ें उसकी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को भी बढ़ा रही हैं। उनके एग्जाम्पल्स भी इन्होंने दिए और उन पर काम उन्होंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो इसमें सबसे पहला जो मेन फैक्टर आता है, वो है हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बार-बार इस पर क्वेश्चन किया जाता है। अनेकों बार, हर बार इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपीटेट हो, कहीं भी। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि उसके समीप के विकास का जो क्षेत्र है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, ये आखिर है क्या माजरा, ये सब चीज है क्या, बहुत सिंपल शब्दों में उसको हम समझेंगे। तो वाइगोट्स्की ने सबसे साफ ये बात कही थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो था एक अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति, इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है। ये बात क्लियर हो गई है एकदम से। यानी उसके बिना
उसमें जो कॉग्निशन का पीक जो है, जो उसका मैच्योरेशन है कॉग्निशन के रेस्पेक्ट में देखें, वो नहीं आ पाएगा। अब ये कैसे हो रहा था, कैसे काम कर रहा था जेडपीडी यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उसको 2 तरह से उन्होंने बाँटा। सीखने की क्षमता को 2 अलग-अलग लेवल्स में बाँटने की कोशिश की। पहला लेवल, इसको हम बार-बार समझेंगे और अनेकों बार एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। अभी नेक्स्ट हम इस पे सब पे डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। तो वास्तविक विकास का स्तर, इसमें 2 लेवल बाँट दिए इन्होंने। दोनों प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में 2 लेवल बाँटे। नंबर 1, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी जो एक्चुअल डेवलपमेंट है बच्चे का, वो क्या है? यानी कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एक्चुअली में यानी वो स्तर या वो कार्य जहाँ तक बच्चे बिना किसी मदद के अपने ही कार्य कर सकते हैं। यानी जिन कार्यों को बच्चा स्वयं से कर सकता है बिना किसी मदद के। यानी कहीं न कहीं ये जो लेवल था, कहीं न कहीं यहीं पर ही पियाजे ने छोड़ दिया था। जो स्वतंत्र रूप से खोज की जो बात कह दी थी, मैच्योरेशन एंड मतलब खुद से खोजबीन के द्वारा जो सीखता था। कहीं न कहीं पियाजे यहीं पर उसको छोड़ के चले गए थे कि ये अपने आप बच्चा इस तरह से सीखता है। लेकिन अब इन्होंने एक इसमें ऐड ऑन करी चीज़ें कि यहाँ नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है चीज़ें, कुछ आगे हैं। अब वो क्या है? यानी कि इन्होंने एक तो लेवल ये बना दिया, सीखने की क्षमता को 2 अलग लेवलों में बाँटा। एक ये था, दूसरा लेवल क्या था? संभाव्य विकास का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्या है? उसका पोटेंशियल जो है उसके अंदर, वो कहाँ तक जा सकता है? संभाव्य विकास उसका क्या हो सकता है? मतलब इन फ्यूचर की जो बात कर रहे हैं, या कहाँ वो खड़ा है? किस मतलब लाइन पे खड़ा है, जहाँ वो अपने को अप्रोच कर सकता है। यानी संभाव्य विकास जो है क्या है? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। वो स्तर था जो बच्चा अपने आप तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसको जैसे ही जिस भी कल्चर में वो रहता था, उसके बड़े शिक्षक, माता-पिता या भाई-बहन के जो उसको निर्देश मिल रहे थे, उनकी सहायता से करने में सक्षम हो रहा था। यानी कि सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे शिक्षक, माता-पिता, बड़े भाई-बहन आदि-आदि की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो 2 लेवल हुए, एक लेवल वो हुआ जो अपने आप जिन कार्यों को कर पा रहा था बिना किसी मदद के। एक लेवल वो हुआ जहाँ पर वो क्या कर पा रहा था, यानी कि वयस्क व्यक्तियों की मदद के द्वारा शिक्षक, माता-पिता या बड़े भाई-बहन की सहायता से करने में सक्षम हो रहा था। संभाव्य विकास का स्तर, तो पोटेंशियल डेवलपमेंट ऐसा कर सकता था। अब इनके बीच यानी कि एक मान लीजिए एक लेवल ये था, समझ के चलते हैं, एक लेवल ये था और एक लेवल ये था। ये लेवल पोटेंशियल सॉरी, ये तो लेवल था हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट का। एक्चुअल डेवलपमेंट, ये पोटेंशियल डेवलपमेंट था। यानी कि यहाँ तक वो जा सकता था इस लेवल तक, एक्चुअली में वो यहाँ पर था। तो अब जो इसके बीच का जो एक क्षेत्र बना, ये जो बीच का क्षेत्र बना, यहाँ पर दैट इज़ द लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो बिना किसी मदद के कर पा रहा था, यहाँ पर वो कार्य थे। और यहाँ पर वो कार्य तो जिनको किन्हीं वयस्कों की मदद से वो कर पा रहा था। अब यहाँ पर जो बीच का जो ये क्षेत्र था, इसी को ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला गया। यानी इसमें वो कार्य थे या उन कार्यों की सूची थी या उन कार्यों की रेंज था, जो उसके लिए कठिन थे और जिनको वो अकेले नहीं कर पा रहा था। यानी उसको इन कार्यों को करने के लिए कहीं न कहीं वयस्क लोगों की एक मदद, एक स्कैफोल्डिंग, एक सहायता की आवश्यकता थी, जिससे कि वो कहाँ पर पहुँच पा रहा था? पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर। यानी यही बात तो कही गई है पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल की। यानी जहाँ पर वो पहुँच सकता था अपने बड़े भाई-बहन या माता-पिता के सहयोग से या शिक्षक के सहयोग से। तो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये वो जेडपीडी इज़ नथिंग, इट इज़ ए रेंज ऑफ ऑल द वर्क दैट मतलब ही और शी कैन नॉट डू, मतलब अ, यानी अपने आप से, इसको बहुत सिंपल शब्दों में कहें, जो अपने आप से कार्यों को जिनको वो नहीं कर पा रहा था, कहीं न कहीं वयस्कों की मदद से कर रहा था। वो कार्यों की रेंज थी बस ये जेडपीडी, और कुछ भी नहीं था। ये कुछ नहीं था, ये उन कार्यों की सूची थी जिनको वो स्वयं से नहीं कर सकता। अभी क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, अब आगे हम बढ़ेंगे। अब क्या हुआ, यानी दोनों स्तरों के बीच का जो अंतर था, बहुत क्लियरली मैंने चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करी कि उसी को वाइगोट्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नाम दिया। फर्स्टली एकदम क्लियर किया
और उसमें कौन शामिल हो गए थे, इसको सिंपल शब्दों में फिर से हम अगेन रिपीट करते हैं। यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो था क्या था? बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों का प्रयास यानी रेंज जिसे वे अकेले नहीं कर सकते थे, लेकिन वयस्क और कुशल सहयोगियों की मदद से करना संभव था। तो जेडपीडी इज नथिंग, केवल कठिन कार्यों की सूची या प्रयास या रेंज था। बस इतनी सी चीजें थी जिनको वो खुद नहीं कर पा रहा था। मान लो कोई क्वेश्चन है, इसको वो खुद से नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो उसके लिए वो कैसा फील्ड हो गया? यानी जेडपीडी हो गया वो। अब उसको जैसे ही थोड़ा सा सहायता दे देता है, एक क्लू दे देता है टीचर, तो वो क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट में चला जाएगा, यानी उसको सॉल्व कर लेगा वो अपनी उस प्रॉब्लम को। तो मतलब इसका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर गया? टोटल ओवरऑल, यानी उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट या कल्चरल कॉन्टेक्ट पे डिपेंड कर गया। यदि उसको वहां वो शिक्षक या वो सोसाइटी में या बड़े भाई बहन या माता पिता या एडल्ट या मेच्योर लोग नहीं मिले, तो वो उस लेवल को या उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये वो कहना चाहते थे। इसका मतलब इसका इफेक्ट पड़ता था। अब उसके एग्जाम्पल्स और भी हैं जिनको हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से काम किया। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीजें तो हमें अभी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इसको देखो और थोड़ा क्लियर करते हैं, इस चीज को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत क्लियर एकदम, अभी यहां पर आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एकदम क्लियर, बिल्कुल। यानी इनका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हमने इसको समझ लिया, समझ लीजिए आधा काम हो गया हमारा, पूरी थ्योरी हो गई। ये वो घेरा था, सबसे अंदर का घेरा। जैसे मैंने वहां पर लेबल्स बनाने की कोशिश की, यहाँ पर एक तरह से घेरे से समझ लेते हैं हम उसको। सबसे अंदर का जो घेरा है, यानी यही वास्तविक विकास है जो अकेले कर लेता है जिन कार्यों को। ये वो कार्य थे जिनको वो अकेला कर रहा था, ये घेरा। उससे ऊपर जो घेरा था दूसरा, वो कार्य थे बीच का घेरा, यानी कि इसी को जेडपीडी बोला गया। ये वो थे जिनको वो मदद, मदद मतलब स्कैफोल्डिंग मिलने पर कर लेता था। ये वो एरिया था, वो घेरा था जिनको वो दूसरे से यानी अपने बड़ों से या वयस्कों से मदद के द्वारा कर लेता था, यानी वो कार्य या वो उन कार्यों की सूची था। अब ये वो था जो सबसे बाहर का घेरा था, यानी आउट ऑफ रीच, जिनको वो नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये तो वो कार्य हो गए जो जेडपीडी मिलने पे कर लेगा। अब वे काम जो बच्चा मदद से भी नहीं कर सकता, ये सबसे बाहर का हमारा घेरा चला गया था। इस तरह से हमने तीन उसमें बांटा इसको। ये सबसे पहला वो काम था जो रियल एस्टेट एक्चुअल उसकी पोजीशन थी। ये वो जेडपीडी था जहां पर वो जा सकता था, प्रोबेबल लेवल था, पोटेंशियल लेवल था उसका। ये बिल्कुल वो था, आप कितनी उसको हेल्प दे दें तब भी वो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह से हमने इसको समझने की कोशिश की कि किस तरह से बढ़ रही थी चीजें। अब और भी क्लियर करते हैं। जेडपीडी इज नथिंग, इट इज ओनली, यानी कि वही दायरा, यानी पीला रंग का जो एक घेरा है, यही था जेडपीडी, यही जेडपीडी था। अगेन अगेन हम इस चीज को दोहरा रहे हैं क्योंकि ये अगेन बार बार क्वेश्चन और छोटी छोटी सी मिस्टेक्स को जब तक हमारा इसके अंदर एक एम्बिगिटी बनी रहेगी तब तक हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत क्लियर होना जरूरी है। यहाँ बच्चा अकेले काम नहीं कर पाता, लेकिन किसी शिक्षक, कुशल व्यक्ति के निर्देश, निर्देश, मदद, क्लू, ये सब क्या चीजें हैं? यही सब स्कैफोल्डिंग है, यही है सहायता, आधारभूत सहायता। इसके अनेकों नाम हो सकते हैं, इसकी केवल एक लैंग्वेज है ये। इट इज स्कैफोल्डिंग से उस काम को सफलतापूर्वक सीख लेता है। यही सर्वाधिक अधिगम लर्निंग होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अभी जेडपीडी का तो क्लियर हो गया। अब इसका एक और उठाते हैं, दैनिक जीवन का एक उदाहरण उठाते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ और बहुत ज्यादा काम हुआ इस पर, जो थ्योरी में इन्होंने अपनी में डिस्कस भी किया। जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी, एक सेकेंड, हाँ, इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था जेडपीडी जो था? जहां पर जब प्याजे से क्वेश्चन, प्याजे के सामने यही क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन है जो मैंने अनेकों बार लोगों के सामने डिस्कस भी किया है। यानी यहां पर आंसर क्या था कि वो कह रहे थे कि जो अलग स्टेज में अलग लेवल का उसका डेवलपमेंट आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन यहां पर प्रश्न का उत्तर देने में वो फंस गए थे कि यदि एक ही उम्र की दो बच्चियां हैं तो उनका लेवल ऑफ कॉग्निटिव लेवल जो है अकॉर्डिंग टू प्याजे तो सेम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो मैचुरेशन
और उसकी स्वयं की यानी कि स्वतंत्र खोज को आधार माना था। अब दोनों में मैच्योरेशन तो समान होगा, 5 वर्ष की बच्ची हैं उस बिहाफ पे और स्वतंत्र खोज दोनों कर रही हैं बराबर। यानी फिर उनमें से एक बच्ची मान लो कविता और सविता को दोनों को एक प्रॉब्लम दी गई, जो प्रॉब्लम क्या थी? कंजर्वेशन प्रॉब्लम थी, जो कि किस स्टेज में आती थी? कहीं न कहीं हमारी तीसरी स्टेज में आती थी 7 टू 11 का जो स्टेज था, जो प्याजे वाली थी, थर्ड अवस्था जो थी कंक्रीट स्टेज, उसका क्वेश्चन दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू प्याजे तो होना चाहिए ये कि दोनों नहीं कर पाएँगे, यही होना चाहिए उनका तो क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं हुआ क्या? इसका उत्तर उनके अनुसार तो ये था और वो नहीं कर सकती थी, ठीक है? लेकिन दोनों अकेले कर ही नहीं सकती थी। लेकिन हुआ क्या? अपन जब माता-पिता, शिक्षक और अपने से बड़े उम्र के बच्चों से निर्देशन मिला उसको, गाइडेंस मिला, तो परिणाम अलग आए। यानी कविता निर्देश पाकर भी इन समस्या को समाधान नहीं कर पाई और सविता निर्देश से इन समस्याओं का समाधान कर लेती है। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो क्या उनका कॉग्निटिव लेवल सेम हुआ? क्या उनका कॉग्निटिव लेवल सेम हुआ? क्वेश्चन ये है कि जब वो एक तो दोनों को हमने मदद दी, वो यानी कि उनका जो मैच्योरेशन लेवल था, दोनों का 5 साल की हैं तो उनका फिजिकल मैच्योरेशन लेवल तो सेम ही था। लेकिन दोनों को हमने डायरेक्शन भी दी, सोसाइटी से डायरेक्शन भी दिलवाई, लेकिन एक सॉल्यूशन कर पाई और एक नहीं कर पाई। तो यानी कि उसका लेवल ऑफ कॉग्निटिव जो था, यदि वाइगॉट्स्की के रूप में देखें, दोनों बच्चियाँ क्या एक ही संज्ञानात्मक स्तर पर थीं? नहीं, क्योंकि वाइगॉट्स्की का उत्तर होगा कदापि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सोशल जो उसका इंटरेक्शन था, कहीं न कहीं, वो अलग थी और उनका जो क्षेत्र था, वो अलग था। क्योंकि दोनों के समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र था, जेडपीडी, अलग-अलग हैं। क्यों हैं? यानी कि कठिन कार्यों की जो परास्त जो रेंज थी, कहीं न कहीं वो अलग-अलग हैं। वो उनको कर पा रही, वो उनको नहीं कर पा रही। अर्थात बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं और वयस्कों से सहायता प्राप्त करके वे क्या कर सकते हैं, इसमें अंतर है साफ-साफ। यानी उनका दोनों का जेडपीडी फ़ील्ड कहीं न कहीं अलग था। जेडपीडी उन कार्यों की रेंज थी जिनको वयस्कों की मदद से कर सकते थे। तो इसका जो जेडपीडी रेंज था, ये तो हल कर पा रही थी उन कार्यों को। यानी उसकी वो रेंज में ही नहीं था। जेडपीडी कविता की रेंज में नहीं थी, उन कार्यों की सूची नहीं थी जो वयस्कों की सहायता से वो कर सकती थी। वो यानी अपने एक्चुअल लेवल पे या उससे नीचे ही पड़ी हुई थी। ये बहुत साफ-सा अंतर था, जिसका उत्तर यहाँ पर वाइगॉट्स्की बहुत साफ दे पाए, जो कि जहाँ पर प्याजे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यानी कहीं न कहीं असफल रहे, क्योंकि उनकी तो थ्योरी ही 2 आधार पे चल रही थी, स्वतंत्र खोज और मैच्योरेशन। यहाँ पर उन्होंने को माना ही नहीं था। जो सोशल कॉन्टेक्स्ट था। जबकि ये सोशल कॉन्टेक्स्ट साफ दिख गया था यहाँ पर। नेक्स्ट, अब ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? जेडपीडी इतना महत्वपूर्ण क्यों है आखिर? क्यों हम इसको बार-बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें यही बताता है अभी बच्चा और क्या कर सकता है, कहाँ पहुँच सकता है, क्या उसका पोटेंशियल लेवल है, क्या उसको थोड़ा-सा क्लू दे दें तो क्या ये लेवल कर लेगा हल? यस, यही हमें जानकारी देता है। यानी कि जेडपीडी को सबसे इम्पोर्टेंट इसी रेस्पेक्ट में माना गया है, भविष्य की क्षमता की पहचान। यानी ये पहचान करने में मदद मिलती है कि बच्चे क्या जल्दी अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं, यानी उनको ज़रा-सा हम टीचर उनको हल्की सी हेल्प करे या गार्जियन उसके हेल्प करें, तो भविष्य की क्षमता जो है, यानी कि पोटेंशियल लेवल, वो अपने आप उस कार्य को करता हुआ दिखेगा। इसकी पहचान होती है हमें। जेडपीडी यदि हमें पता लग जाए, यानी वो कौन से कार्य हैं जिनको वो वयस्कों की मदद से कर सकता है, तो उस अपने पोटेंशियल लेवल पे चला जाएगा। फिर जब पोटेंशियल लेवल पे आ जाएगा और वो खुद से करने लगेगा उस कार्य को, तो वो पोटेंशियल लेवल उसका क्या बन जाएगा? रियल यानी एक्चुअल लेवल बन जाएगा। अगेन फिर दूसरा हमारा लेवल यानी कहीं न कहीं पोटेंशियल लेवल बन जाएगा। ऐसे वो धीरे-धीरे अपने को बढ़ाता चला जाएगा, बहुत फास्ट ग्रो करता चला जाएगा। तो केवल आवश्यकता क्या थी वहाँ पर? उसको लैंग्वेज देने की, केवल लैंग्वेज। और वो कहाँ से मिलेगी? वयस्कों की सहायता से, यानी कि डायलॉग्स, बातचीत, डिस्कशन एंड सो ऑन। यानी कि दूसरा क्या फ़ील्ड था, क्यों इतना महत्वपूर्ण हुआ? यानी इससे ये भी पता चला कि हम बच्चों की जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के आलोक में एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों के संज्ञान विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी यही तो कविता-सविता के केस में हुआ। यानी कि संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा।
मिलने की बात भी जेडपीडी ने साफ कर दी, क्योंकि उनका जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन था, वो दोनों 5 साल की थी। दोनों 5 साल की थी। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन सेम था। लेकिन उसी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन में होते हुए, उसी रेंज में होते हुए, उसी सीमा में, उसी क्षेत्र में होते हुए, उनका दोनों का कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस अलग-अलग था। यानी वो उन कार्यों को कर पा रही थी, जो वयस्कों की मदद से किए जा सकते थे। उनका पोटेंशियल लेवल उसका ऊपर था और एक नहीं कर पा रही। यानी इससे हमें ये चीज़ भी क्लियर पता लगती है कि एक ही बायोलॉजिकल मैच्योरेशन लेवल में कैसे बच्चे के कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को हम बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ भी हमें यहाँ से बिल्कुल साफ पता लग जाती है जेडपीडी से। अब हम आगे बढ़ेंगे इससे। तो ये 2 तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। एक तो भविष्य की क्षमता की पहचान करने में और एक संज्ञानात्मक विकास को उसी मैच्योरेशन लेवल में बढ़ाने में। यानी एक ही उम्र के बच्चे किस तरह से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इससे। नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसमें सहायता कौन कर रहा था? अब समझेंगे ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। बार-बार अभी हमने पढ़ा, पाड़ या ढाँचा या पॉइंट, यही स्कैफोल्डिंग अभी बार-बार आया है। स्कैफोल्डिंग, सहायता, क्लू, मदद, ये सब चीज़ें। अब इसको देखो, मैं एक तो मैं बहुत ही साधारण से शब्दों में समझने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये समझिए, एक मचान या पाड़ या ढाँचा पहले हम तैयार करते हैं। सपोज़ करिए, आप देखते होंगे, आप कभी भी लेंटर या कोई मकान या कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो उसको पहले आप सपोर्ट देते हैं। स्कैफोल्डिंग इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट लाइक ए सपोर्ट। कुछ सपोर्ट देते हैं आप उसको। आपने जैसे कोई भी बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, बिल्डिंग बनाई, तो आपने देखे होंगे लोहे के या लकड़ी के वो ढाँचे, वो उसको सपोर्ट देते हैं। फिर उसको सीमेंट से और उससे कंक्रीट से हम क्या करते हैं, उसको बना देते हैं उस पूरे ढाँचे को। और फिर उस सपोर्ट से वो कुछ टाइम बाद ही क्या हो जाता है, अपने आप खड़ा हो जाता है और उस सपोर्ट को हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। वो लेंटर अपने आप सध जाता है। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर अपने आप सध जाता है। तो जैसे वहाँ सपोर्ट काम कर रही थी और फिर हमने उसको हटा लिया, अब वो खुद से अपने में स्ट्रेंथ आ गई उसमें। सेम बिल्कुल यहाँ पर हो रहा था। बिल्कुल साधारण शब्दों में समझ लें, यही एक स्कैफोल्डिंग थी। यानी बच्चे को हम क्या दे रहे थे, यानी एक मेंटल स्ट्रक्चर्स का सेट दे रहे थे उसको। जब हमसे वो बातचीत कर रहा था, तो उसके पास मेंटल स्ट्रक्चर्स यानी मानसिक जो आपकी संरचनाएँ थी, उनका एक सेट उस तक पहुँच रहा था और उसके द्वारा यानी कि वो सपोर्ट या मेंटल स्ट्रक्चर का सेट, वही तो सोचने के लिए, हमारी थिंकिंग के लिए बेस्ट आधार थे। जो हमने पियाजे ने भी कहा है ये बात, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जब वो एक्शन स्टेट में आ जाते हैं, दैट इज़ द थिंकिंग। यानी कहीं न कहीं हमारे द्वारा वो चीज़ें उस तक जा रही थी। वो एज़ ए सपोर्ट या ढाँचा या पार्ट थी, जो हमारे उसके बीच उस लेवल को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रही थी। वही एक नए कार्य जो उसके सामने आ रहे थे, जिन्हें नहीं कर पा रहा था, उनको करने में सक्षम होता है या उन पे चिंतन कर पाता है। क्लियरली पहाड़ या पॉइंट कुछ नहीं था। पॉइंट से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से था, जिसे बच्चे नए कार्यों को करते समय या नए प्रकार का चिंतन करते समय उपयोग कर सकते हैं। और वो कहाँ से आ रही थी? बड़े लोगों के वयस्क से, सपोर्ट से। जैसे एग्ज़ाम्पल, यानी कहाँ होती हुई दिखती है ये प्रोसेस आपको? ऐसी सामाजिक अंतक्रिया, सोशल इंटरेक्शन है। सोशल इंटरेक्शंस, टीचर के और बच्चे के बीच क्या हो रहा है? सोशल इंटरेक्शन हो रही है केवल। इसमें शिक्षक यानी टीचिंग सेशंस के दौरान दिए गए समर्थन, सपोर्ट, वो सपोर्ट ही होती है जो हम उसको दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, क्लू दे रहे होते हैं। कुछ छात्रों के निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के वर्तमान स्तर के साथ फिट करने की कोशिश की जाती है। यही एक्चुअल वर्क है हमारा। हम करते सब हैं, लेकिन हम उसका जो टेक्निकल या जो उसकी एजुकेशन वोकैब्युलरी है, उसको हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन कर सब रहे होते हैं। किसी बच्चे को ऐसे जोड़, घटाना, गुणा या कोई चीज़ हम सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो वहाँ उसको हम हल्की सपोर्ट देते हुए दिखते हैं और उसके वर्तमान लेवल को भी हम समझ रहे होते हैं कि ये इसको नहीं कर पा रहा है, तो उसको वहाँ पर हम समझाते हुए दिखते हैं। यानी हमें खुद पता होता है कि हम उसका एक्चुअल लेवल ये है, अब इसको इतनी सी मैं सपोर्ट दूँगी, तो इसको कर लेगा। तो ये सब कुछ हम करते हुए होते हैं। वही सपोर्ट, वही उदाहरण ही स्कैफोल्डिंग है। बिल्कुल सिंपल। आगे हम बढ़ेंगे, यानी हमारा उद्देश्य क्या होता है? मेनली
यानी अब उसको खुद से उस पोटेंशियल लेवल पर ले जा करके उसको इतना कैपेबल बनाना कि वो उसका रियल लेवल बन जाए, एक्चुअल लेवल बन जाए। यानी हम सपोर्ट को हटा भी लें फिर भी उसको कर पाए, जैसे वो सीमेंट का ढांचा खड़ा हो गया था उस स्ट्रक्चर को हटाने के बाद भी। यानी मुख्य उद्देश्य यह था कि बच्चे फिर धीरे धीरे बिना समर्थन के ही अपने निष्पादन को उत्तम बनाकर रख सकें। यही काम था पार्ट या पॉइंट या ढांचे का, और कुछ नहीं था। इसको और वैसे तो मैंने कई उदाहरणों से समझने की कोशिश करी है हम लोगों ने, फिर भी और समझते हैं। बिल्कुल कोई इसमें पॉइंट ऐसा ना बचे जिसका कि आप आंसर फिर वहां पर नहीं कर पाए, गलत होने का चांस ही नहीं होना चाहिए। यानी फिर से समझेंगे, इसका आधार क्या था, पार्ट या स्कैफोल्डिंग जो था, इसका आधार क्या था, इसका बेस क्या था, क्या था? संवाद या वार्तालाप। यही था, जो डायलॉग्स या डिस्कशंस जो थे, यही मेन आधार होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टूल यही होता है। जेडपीडी में पार्ट या पॉइंट का एक महत्वपूर्ण साधन जो टूल जो है वो क्या है? केवल संवाद या वार्तालाप। केवल यही है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अक्सर करते हुए दिखते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, हर जगह। मैं भी वही तो कर रहा हूं आपके साथ। केवल एक संवाद कर रहा हूं या वार्तालाप कर रहा हूं या डिस्कशन कर रहा हूं, वो जस्ट लाइक एज वही काम हो रहा है यहाँ पर। जेडपीडी यानी कि जो कुछ कार्यों की रेंज या प्रास ऐसी है जिसको हम लोग करते हुए नहीं कर पाते हैं, तो मैं केवल जस्ट आपको एक जस्ट एक क्लू, एक हेल्प, एक सपोर्ट की तरह से मैं बस केवल काम कर रहा हूँ, बाकी तो सब आप ही कर रहे हैं। आपका लेवल ऑफ एक्चुअल लेवल ऑफ मतलब जो वर्किंग था वही आपका पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो जाता है, बस इतना डिफरेंस होता है। सेम टू सेम सब वही बच्चे के साथ होता है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, क्या कर रहा था संवाद, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे हो क्या रहा था? वाइगोट्स्की का मत था कि शुरुआत में बच्चों में उत्तम उत्तम परंतु अक्रमबद्ध, अनसिस्टमेटिक, अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित, इनकी डिसऑर्गेनाइज्ड और स्वतः परिवर्तित स्मृति से संपृक्त होते हैं। यानी कि अभी उनके अंदर क्या था, एक तरह से ये समझने की कोशिश करिए, उनके पास जो थे मेंटल स्ट्रक्चर्स थे, उनके पास थे बहुत से मेंटल स्ट्रक्चर्स, बट इन स्कैटर्ड मैनर। इसको बहुत साफ शब्दों में मैं यहाँ पर ये शब्द दूंगा, स्कैटर्ड मैनर, यानी कि ऐसी कहीं ना कहीं सिचुएशन में थे, उनके पास लॉजिक्स तो थे बट अनसिस्टमेटिक मैनर में, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में। और जैसे ही वो किसके संपर्क में आया, वेस्ट के संपर्क में यहां पर आया, तो उससे क्या मिला उसको? यहां पर कुछ नहीं, कुछ नहीं उसको एक्स्ट्रा चीजें मिली। जब एडल्ट के संपर्क में यहां से जैसी डिस्कशन में आया, तो उसको यहां से जो मिला, यानी कि पार्ट या पॉइंट जो मिला उसको, यानी कि संवाद मिला केवल। उस संवाद ने क्या ताकत बना दी उसकी? अब उसका जो थिंकिंग था वो क्या हो गया था, स्कैटर्ड से डायरेक्टेड हो गया था। ये ले ली थी, इतना काम केवल हुआ था। जो स्कैटर्ड, जो उसके बाद सब चीजें थी, ऑलरेडी डेवलप थी सब चीजें, लेकिन सिस्टम नहीं था। बस उसको एक क्लू दी हमने, तरीका दिया, उसने सबको क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। जहां प्रॉब्लम प्रॉब्लम बनी हुई थी, जहां प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया हमें, बस इतना सा काम हुआ था स्कैप फोल्डिंग से। ये पूरी थ्योरी जहां आके घूम जाती है। यानी जब ऐसे बच्चों का संवाद या वार्तालाप अधिक निपुण एवं प्रवीण व्यक्तियों, शिक्षक, माता पिता के साथ होता है, तो उनका संप्रत्यय क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट जो स्पॉन्टेनियसली कॉन्सेप्ट था, जो अपने आप उनकी बनाई हुई चीजें थी, जो उन्होंने पढ़ा था या समझा था, कुछ भी जो स्पॉन्टेनियसली कॉन्सेप्ट उनके अंदर बने थे, बेटर थे बट अनसिस्टमेटिक और डिसऑर्गेनाइज्ड थे, उनको संगठित कर नहीं पा रहे थे, वो उनको सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे उनके बिहाफ पे। और बस उससे क्या हुआ था, वो क्रमबद्ध हो गए, तार्किक हो गए और तर्क संगत यानी रैशनल कॉन्सेप्ट में बदल गए, इनकी सॉल्यूशन मिल गया। ये काम बहुत बखूबी पाड़िया पॉइंट के दोबारा हुआ। अब एक उसका एक सिंपल सा उदाहरण हम लेंगे, बहुत सिंपल रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण मैंने उठाया है यहाँ से। जब पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है, इसको समझें, तो शुरुआती मदद मैक्सिमम स्कैफोल्डिंग, मैक्सिमम स्कैफोल्डिंग। हम क्या करेंगे, पिता या कोई भी जो उसका साथी है, साइकिल के पीछे से कसकर पकड़ते हैं और बच्चे को पेडल मारना और हैंडल सीधा रखना सिखाते हैं। यानी वो क्या कर रहे हैं, बच्चे के वर्तमान स्तर के अनुसार दिया गया समर्थन था, यानी
जिस एक्चुअल लेवल पे वो अभी था, उसको बिठाया और उसको पीछे से हमने बस पकड़ रखा था और उसको कह रहे हैं कि ऐसे बस आप पेडल मारिए और चलाइए। मैक्सिमम स्कैफोल्डिंग और बाय डायलॉग्स केबल जा रहा है और फिर और डायलॉग आते हैं। नेक्स्ट, पिता लगातार बच्चे से बात करते हैं, करते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं? हैंडल सीधा रखो, सामने देखो, हैंडल सीधा रखो, सामने देखो। बस यही क्या कर रहे हैं? बच्चे के असंगठित विचार तार्किक और क्रमबद्ध बन जाते हैं। अभी जो वो सोच रहा था, उसकी जो खुद से संकल्पना बनी हुई थी, जो उसने औरों को देखा था साइकिल चलाते या यूज करते हुए, तो उसके दिमाग में कुछ तो कॉन्सेप्ट तो बनी हुई थी, एक कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको वो क्लियर नहीं थी कि एक्चुअल क्या है। अनसिस्टमेटिक थी वो जो स्ट्रक्चर थी उसकी, उसको क्लियर नहीं था कि कैसे काम करना है। बस उसको हम डायलॉग्स के द्वारा कि बस सीधा रखो, सामने देखो, ये जो वर्ड थे, ये उसको डायरेक्टेड कर रहे थे। जो अनस्कैटर्ड नेचर था उसका, यानी वो अपने आप से कुछ गलतियां कर रहा था, इधर गिरा, इधर गिरा, इधर गिरा, वो गलती उसकी ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी बस। यानी कि अब ग्रेजुअल रिलीज, अब जैसे जैसे अब मदद को हम कम करेंगे, मैक्सिमम स्कैफोल्डिंग, और फिर मदद को कम करेंगे। जैसे जैसे बच्चा बैलेंस बनाना सीख जाता है, पिता अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। इस समर्थन को बच्चे के निष्पादन के साथ फिट करना। अब जैसे जैसे वो काम करना शुरू किया, अपना उन्होंने मदद को कम करना शुरू कर दिया है और रिजल्ट क्या हुआ? नो सपोर्ट। अब इस स्वतंत्र निष्पादन पे आ गया नो सपोर्ट, यानी अंततः पिता साइकिल पूरी तरह छोड़ देते हैं और बच्चा बिना समर्थन के उत्तम निष्पादन करने लगता है, यानी खुद साइकिल चलाना शुरू कर देता है। यही प्रोसेस पार्ट या ढांचा या स्कैफोल्डिंग थी बस, और कुछ भी नहीं था। इससे बेहतर एग्जाम्पल, इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, जितना क्लियरली यहां पर चीजें बहुत साफ हैं कि किस तरह से काम कर रही थी इसका। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सपोर्ट, कैसे हम काम कर रहे हैं। पहले उसको मैक्सिमम सपोर्ट दिया डायलॉग्स के द्वारा, जब ऐसे मतलब मैक्सिमम सपोर्ट उसको पकड़ा हमने, पहले उसको पकड़ के चलने की कोशिश करेंगे, आप चलिए बस सीधा देखिए, सीधा चलाइए। फिर उसको डायलॉग्स के द्वारा बोल रहे हैं, फिर उसको हल्का सा छोड़ रहे हैं, निष्पादन रिलीज कर रहे हैं अपनी जो सपोर्ट है, और फिर बिल्कुल छोड़ दिया। और यही मैं कहता हूं, आप किसी को ड्राइविंग सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, या मैं आपके साथ खड़ा हूं, या मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, तो मैं केवल एक इसका फोल्डिंग कर सकता हूं, एक सपोर्ट कर सकता हूं, कोई भी व्यक्ति। लेकिन आपको खुद से उसको हैंडल को पकड़ के रखना होगा। यदि मैं ही गद्दी पे बैठा रहूंगा तो कभी नहीं सीख सकता बच्चा। मेरे साथ का जो बच्चा है, यदि मैं, ये बहुत एक साफ सी, एक्चुअली में एक ट्रेंड भी बन गया है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन एक शब्द मैं जरूर बोलूंगा कि हमारे बहुत से टीचर्स या साथी इस तरह से होते हैं कि हम बच्चों को एज ए ट्यूशन की फील्ड में ले जाते हैं। अब वो उनको कभी उसके एक्चुअल चीज को बताने की कोशिश नहीं करते कि आपको पढ़ना कैसे है, चीजों को कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे आप उसको, मतलब प्रॉपर स्कैफोल्डिंग नहीं मिल पाती है, तो उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। और इसलिए वो हमेशा सपोर्ट 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 के लिए ही पूरी जिंदगी खड़ा रह जाता है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो खुद से नहीं बना पाया कॉन्सेप्ट। उसकी जो अनऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट थी, डिसऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट थी, वो ऑर्गेनाइज हुई ही नहीं कभी भी। ये आपकी सपोर्ट इतनी बेटर और क्लियर होती कि उसको ऑर्गेनाइज कर देती, तो फटाफट से वो अपने काम अपने आप से करने लगता। इसलिए बस अधिकांश ट्यूशन टीचर्स क्या करेंगे, बस उसको सॉल्यूशन करके दे देंगे, एक्चुअल रीजन नहीं बताएंगे, तो उसकी कॉन्सेप्ट का एक्चुअल रीजन है। मैं आपको अपना थोड़ा सा उदाहरण दूंगा कि मैं 10th 11th के काफी अच्छे अच्छे लोगों के मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो अवर्ली ट्यूशन में भी, और मैंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं कराई बच्चे को। मेरा रिकॉर्ड है मैथमेटिक्स का, कभी एक्सरसाइज नहीं कराई। कारण, यदि आप उसको एक्सरसाइज कराएंगे तो आप उसको सिखाएंगे क्या? उसको कॉन्सेप्ट दे दिए, इसका एक्सरसाइज तो उसके लिए है, वो खुद से करेगा यदि उसको एक्चुअल चीजें आप दे पाए। इसलिए ये इतना ज्यादा डिस्कशन का नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए थोड़ा डिस्कस किया कि ताकि आप भी अपने बच्चों पे बहुत बेहतरी के साथ वो काम करें और अच्छा निष्पादन कर पाए बच्चे, हमारा जो इनका परफॉर्मेंस बेटर हो। देखिए, अपनी अपनी प्रयास हर तरह से करते हैं हम लोग, एक दूसरे की मदद से यदि कोई चीज़ बेहतर हो सकती है तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए एक दूसरे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। अब भाषा और चिंतन का विकास, अब यहाँ पर दोनों की जो
बातचीत थी, भाषा थी, कहीं न कहीं दोनों की फिर डिफरेंट थी। अब ये कैसे काम कर रही थी, यानी वाइगॉट्स्की के संदर्भ में और पियाजे के संदर्भ में, इन दोनों को भी समझेंगे कैसे काम कर रही थी। इन्होंने तो पूरी बुक लिखी इस पर। वाइगॉट्स्की की स्पेशल बुक है जो लैंग्वेज एंड थॉट्स पर है। लैंग्वेज एंड थॉट्स, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल टूल। मेरी सबसे ज्यादा यदि किसी चीज को सीखा है तो वाइगॉट्स्की से केवल यही सीखा है सबसे ज्यादा, कि लैंग्वेज एंड थॉट्स दैट आर इंटर रिलेटेड। इस पे तो बोलने के लिए मेरे पास दुनिया भर का मटेरियल है। आपकी छोटी से लेके बड़ी तक चीज का आधार आपके लैंग्वेज एंड थॉट्स होते हैं। आपकी लड़ाई का आधार भी आपकी लैंग्वेज एंड थॉट्स होते हैं। का आधार आपकी लैंग्वेज एंड थॉट्स होते हैं। जब वो लैंग्वेज एग्जॉस्ट होती है तो आपके अंदर जो चीजें वो सोचने की क्षमता खत्म नहीं होती, आपके वर्ड खत्म हो जाते हैं। तो आप जब आपके पास किसी टॉपिक पे वर्ड नहीं होते हैं तो आप लोग हम लोग किस पे आ जाते हैं, वर्ड्स पे आ जाते हैं जो हमारी उसके टॉपिक के थे ही नहीं, यानी कि गाली गलौज, और वो भी खत्म हो जाती है। उनकी भी एक सीमित दायरा होता है। तो हम कहाँ आ जाते हैं, जो जो बेकार लैंग्वेज होती है, जब वो भी तो सीमित है ना। हर चीज की संख्या सीमित है वर्ड्स की। जब वो एग्जॉस्ट होते जाएंगे तो हमारे अंदर से उसका एक्सप्रेशन जो पावर है वो खत्म नहीं होगी और वो वहां पहुंच जाते हैं हम लोग। बहुत डिफाइन किया है इन्होंने लैंग्वेज एंड थॉट्स को। बहुत अच्छी बुक है, यदि आप कभी आपको मौका मिले तो आप उसको पढ़िएगा जरूर। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है उसमें। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा, अब इतना डीप नहीं जाएंगे यहाँ पर हम, और चिंतन यानी थिंकिंग को महत्वपूर्ण माना। और किस तरह से माना है इन्होंने, ये उसको समझते हैं। विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों और विशेषताओं के साथ होकर गुजरता है, जैसे स्वतंत्र विकास और सामाजिक उद्भव। प्रारंभ में बच्चों में चिंतन और भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होते इनिशियली। कहीं ना कहीं अलग चल रही होगी और आपका चिंतन अलग चल रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी ही, एक साल के अंदर अंदर ही वो भाषा और चिंतन एक दूसरे के साथ गुथ जाते हैं और इंटरडिपेंड हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। जहां भाषा मूव कर रही थी और जहां पर चिंतन, देखा था चिंतन कुछ टाइम बाद स्टार्ट हुआ था। प्याजे ने भी कहा 2 साल के आसपास से उसका जो चिंतन था थोड़ा सा स्ट्रांग होना शुरू हुआ। तो इनिशियली तो लैंग्वेज जो आई, अभी चिंतन नहीं था, इनिशियली रिफ्लेक्सिव लैंग्वेज आई उसकी, एक लैंग्वेज आई रिफ्लेक्सिव फॉर्म। धीरे धीरे चिंतन जो है उसके साथ चलता गया और एक बेटर रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़े, यानी कि बाद में आपस में मिल जाते हैं। वाइगॉट्स्की का बहुत क्लियर मत था कि सभी मानसिक कार्य के बाहर, यानी कि एक्सटर्नल या सामाजिक उद्भव यानी सोशल ऑडियंस होते हैं। यानी ये तो बहुत साफ कहते थे जो भी मेंटल फंक्शंस हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स या सोशल सोर्स के द्वारा इफेक्टेड होते हैं। कोई भी काम, यानी एक्सटर्नल सोर्स इन सेंस उन्होंने उसी को कहा, या सोशल सोर्स उसी को कहा जो सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था हमारा, उसी को उन्होंने कहा कि उसके बिना हम कोई भी मेंटल फंक्शन नहीं कर सकते, वो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट हम कहेंगे भाषा का दोहरा उपयोग। छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि वो इसका उपयोग अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए करते थे। इनका साफ मत था सेल्फ रेगुलेशन लैंग्वेज, यानी वो खुद के व्यवहार को प्लान करता है और गाइड करता है, डायरेक्टेड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, तो जब जैसे किसी पजल को सॉल्व कर रहे होते हैं, मान लो उसको कोई एक पजल दे दी हमने, इसमें कलर सेट करने थे, तो वो खुद से बोलता है, तेजी से बोलते हुए बात करता है। कहता है कि जैसे कोई पजल थी, कहीं पर कोई कलर लगाना था, सपोज उठा करके अलग अलग कलर की ट्रे थी, मतलब ब्लू कलर की, रेड कलर की, अलग अलग कलर की ट्रे थी, और कोई बॉक्स था या कोई स्ट्रक्चर था उसमें वो फिट करनी थी कहीं पर। तो वो बोलते हुए कहता है, नहीं, पहले बोलते हुए बात करते हुए अपनी भाषा उसकी प्राइवेट स्पीच है, इनर स्पीच है, नहीं यहां पर ब्लू कलर नहीं आएगा,
पर रेड कलर आएगा। खुद से बात कर रहा है वो, खुद से और बोलकर बात कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपने छोटे बच्चों को देखना, आप वो अपने आप बात करते हुए दिखेंगे, वो कहेंगे उस पजल को सॉल्व करते हुए, नहीं यहाँ पर ब्लू कलर नहीं आएगा, यहाँ पर रेड कलर आएगा। तो वो क्या कर रहा है? प्लान एंड गाइड। वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। जो यहां पर आप देखेंगे वो अपने को प्लान कर रहा है एंड गाइड कर रहा है, खुद इसी को उन्होंने बिल्कुल ब्यूटीफुल लैंग्वेज में प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच का नाम दिया, और कहा इसी को ही, यही आगे चलकर हमारी चिंतन का आधार बनती है, हमारी भाषा का आधार बनती है। इनर स्पीच, यही प्राइवेट स्पीच, जो सेल्फ रेगुलेटरी स्पीच जो है, जो उन्होंने बोली, जबकि इसी को पिताजी किस संदर्भ में देख रहे थे? आत्म केंद्रित भाषा के रूप में, सेंट्रिक स्पेस के रूप में। यानी उसको कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी मान रहे थे, और वो कह रहे थे कि विचार से भाषा मजबूत हो रही है, यानी उसका वो इगोसेंट्रिक नेचर कम हो रहा है। जबकि ये कह रहे थे भाषा और विचार तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक चीज सही होगी तो दूसरी भी सही होगी, दूसरी सही है तो दूसरी सही होगी, एक गलत तो दूसरी गलत। यानी साफ है, आप देख लीजिए, बहुत साफ शब्दों में एक चीज और मैं कहूंगा, तो आप देखते होंगे अ, किसी का, आप एक तो जो एक ग्रामीण या देहाती पृष्ठभूमि का व्यक्ति है और एक शहरी या अर्बन पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, उसकी जो भाषा होगी कुछ ऑर्गेनाइज्ड और बेटर होगी बनस्पत जो रूरल बैकग्राउंड में व्यक्ति होगा। क्यों? केवल अंतर वही है, जब उसकी भाषा थोड़ी सी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड है तो उसके विचार भी उत्तम होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और के विचार ऑर्गेनाइज्ड हैं, उत्तम है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव उसकी भाषा पे भी आपको दिखेगा, यानी उसकी भाषा भी निश्चित रूप से अच्छी होगी। इतना ज्यादा पॉजिटिवली कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिवली कोरिलेशन होता है लैंग्वेज एंड थॉट्स में। और नहीं जाएंगे दी, तो यहां से हमें साफ पता लग गया कि भाषा या निजी संभाषण, प्राइवेट स्पीच क्या है। अब इस पे बात करेंगे, वही अभी बात कर चुके, वैसे तो हम लोग इस पे और थोड़ा सोच देख लेते हैं। जब बच्चे अपने कार्यों को निर्देशित करने या आत्म नियमन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसे आंतरिक भाषा, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। जो अभी हम बात कर रहे थे, जब वो पजल के अंदर पजल को सॉल्व करते समय ब्लू और रेड टाइल्स की बात कर रहा था, तो वो डायरेक्टेड और सेल्फ रेगुलेशन कर रहा था। वही लैंग्वेज स्पीच या निजी प्राइवेट स्पीच थी, और उसी से ही वो धीरे धीरे डिसिप्लिन कर रहा था अपनी लैंग्वेज को, यानी कि बाहर संभाषण से आंतरिक संभाषण की ओर अंतरण, ट्रांसफर हो रहा था, और उसी को अंतरीकृत कर लेता है। वो जो डिसिप्लिन लैंग्वेज थी और डायरेक्टेड लैंग्वेज थी, वो उसके अंदर अंतरीकृत हो जाती है, और उसी अंतरीकृत लैंग्वेज को वो कहीं ना कहीं फिर सोसाइटी में और कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हुए दिखता है। तो उसके लिए हेल्पफुल होगी, इसका मतलब प्राइवेट स्पीच। जबकि उसको प्याजे दूसरे लैंग्वेज में उसको कहीं ना कहीं कमजोरी या कमी मान रहे थे। यानी यहां हो क्या रहा था, अपने विचारों, अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले बच्चों को दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए भाषा सीखना अनिवार्य था। जब वो वहां सीखेगा, उनसे वो भाषा को लाएगा, उसको लंबे समय तक बाहरी दुनिया के साथ संचार स्थापित करने भाषा का प्रयोग के बाद बच्चे ठीक ढंग से बाहर से भीतरी इंटरनल स्पीच की ओर अंतरित शिफ्ट होते हैं, तो अपने अंदर लाएंगे। ये सब काम कहीं 3 से 7 साल के अंदर सेल्फ टॉक की बात जो है, सब चीजें हो रही होती हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, स्किप करेंगे, मैं डिस्कस कर चुका। तो जब ऐसा होता है तो माना जाता है कि बच्चे ने अपने आंत केंद्रित भाषण, संभाषण, इगोसेंट्रिक स्पीच को किस में बदल लिया? वो आंतरिक संभाषण के रूप में अंतरीकृत कर लिया है। और यही आंतरिक संभाषण आगे चलकर चिंतन का रूप ले लेता है, यही हम बात कर रहे थे। यानी वही चीज चिंतन का आधार बन जाती है, क्योंकि वही मेंटल स्ट्रक्चर्स के सेट बन जाते हैं जो उसकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सॉल्व करते हुए दिखते हैं। यही यही जिसको उन्होंने इगोसेंट्रिक स्पीच बोल दिया था प्याजे ने, वही क्या थी? इनर स्पीच थी। लेकिन
जहां पर वाइगोट्स्की ने एज ए इनर स्पीच उसका अंतरीकृत करते हुए देखा और बताया कि कैसे काम कर रही है। आएंगे इनमें थोड़ा सा भाषा पे इनके दोनों के विचार सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते थे। वैसे मैं क्लियर कर चुका हूं सब चीजें। वाइगोट्स्की बनाम प्याजे निजी संभाषण, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच पर वाइगोट्स्की का मत जीन प्याजे बिल्कुल डिफरेंट। प्याजे का क्या था दृष्टिकोण? बच्चों का यह निजी संभाषण परिपक्व और आत्म केंद्रित होता है। स्पीच कैसी होती है प्याजे के अकॉर्डिंग? परिपक्व और आत्म केंद्रित होती है। ये हैं इसमें से क्वेश्चन जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अनेकों बार क्वेश्चन इसमें से बार बार उठते रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण को यदि हम देखें वाइगोट्स्की के संदर्भ में, बहुत साफ था। आरंभिक बाल्यावस्था, वही 3 से 7 वाली वही बात हो रही है। चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है स्पीच, वही अंतरीकृत होकर के एक थिंकिंग टूल बन जाती है। अंतर था, क्लियर हो गया होगा यहां पर। अब आगे निजी संभाषण और सामाजिक दक्षता, सोशल कॉम्पिटेंस, ये उनका वही पॉजिटिव कोरिलेशन है जिसको मैंने अभी डिस्कस कर लिया है कि वो कैसे काम कर रहे थे। यानी कि जब बच्चे अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं, उस सामाजिक रूप से उन बच्चों की अपेक्षा अधिक दक्ष कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, जो उपयोग नहीं करते या बहुत कम करते हैं। बच्चे, जो बच्चा बहुत ज्यादा बातचीत करता रहेगा अपने आप से, अपनी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, वो रेत का कुछ वो भर के ले जा रहा है और कह रहा है खिलौने में ही कि ये मैं ट्रक ले जा रहा हूं, अब ट्रक पुल के ऊपर से जाएगा और देखिए अब ये ट्रक पलट सकता है, ये है वो है, और ये सब चीजें वो करता हुआ दिख रहा है। तो वो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टेड कर रहा है अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल सेंस में, और वही आगे जाकर के उसके आधार बन रहे। और वो उनको लाया कहां से है? आप विचार करिए, कहीं ना कहीं उसने जो बाहर सोर्स थे, यानी कि अपने मम्मी पापा या शिक्षक, किसी को बात करते हुए ऐसे सुना होगा कि वहां कोई ट्रक, या उसके विषय में बात करते हुए सुना होगा कि वहां पर इस तरह से ट्रक जा रहा था, कल ऐसे ऐसे घटना हुई, वहां पर ट्रक इस तरह से पलट गया या वो हो गया। उसी घटना को वो उस तरह से अपने शब्दों में अपने तरीके से यूज कर रहा है और उसको खुद को रेगुलेट कर रहा है। कितनी अच्छी भाषा थी, कितना अच्छा कन्वर्सेशन था। यानी बाहर सोर्स से अंतरीकृत कर रहा है उस भाषा को, इनर या प्राइवेट इसके फॉर्म में वो ला रहा है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट है। उसके अनुसार निजी संभाषण सचमुच में बच्चों को सामाजिक रूप से अधिक अभिव्यक्तिशील, कम्युनिकेटिव बनाने की दिशा में एक उत्तम आरंभिक कदम होता है। यही चीज जो प्राइवेट स्पीच है, यानी कि बच्चों के विकास में निजी संभाषण एक धनात्मक भूमिका का समर्थन करता है, या सबने इस चीज को माना है। इट इज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइंस प्राइवेट स्पीच जो है, तो उसको प्लान करेगी, डायरेक्टेड करेगी। अब हम बात करते हैं इनका शैक्षिक आशय क्या है, कि इन्होंने मदद की, क्या बेनिफिट हुआ हमें इनकी सब चीजों का। तो इन्होंने किस पर काम किया टीचिंग और लर्निंग के अंदर यदि देखें तो मेन इनका काम था सोशल कॉन्टेक्स्ट और सहयोग। कॉन्टेक्स्ट और सहयोग दो ही चीजें थी। यानी अब इसी तरह से इनका जो एजुकेशनल इंप्लीकेशंस आई, वो क्या आई? यानी कि पहला आया पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग। ये इस पर भी अनेकों बार क्वेश्चन बना है। ये क्या कर रहा था? पठन बोध यानी कि रीडिंग कंप्रिहेंशन की क्षमता को उन्नत बनाता है। कैसे? जब 2-4 छात्र, एक शिक्षक और 2 या 4 छात्र मिलकर एक सहयोगी कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप बना लेते हैं, तो क्या हो रहा है वहां पर? एक डायलॉग हो रहे हैं, इसका फोल्डिंग हो रही है, से डायलॉग्स का आदान प्रदान हो रहा है, वहां चीजें पहुंच रही हैं, लैंग्वेज बिल्डअप हो रहा है। और वही क्या कर रहा है? उसका वही सोशल पर्सनल कॉन्टेक्स्ट उसकी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ा रहा है और उसका वो आंच पर निकाल। इसी तरह से ये रेसिप्रोकल टीचिंग आई, एक दूसरे को, एक पारस्परिक शिक्षण, एक दूसरे के दोबारा सीख रहे, यानी वे किसी पार्ट पर चर्चा करते हैं जिसमें 4 कॉग्निटिव टेक्निक्स हैं, जैसे प्रश्न करना, सारांश करना, स्पष्टीकरण करना और पूर्वानुमान प्रेडिक्ट करना। 4 टेक्निक्स थी, कॉग्निटिव टेक्निक्स, जिन पर हम काम कर रहे थे। शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, सारांश बताते हैं,
अंत में पूर्व अनुमान लगाते हैं, जिसे छात्र धीरे धीरे पाठ को खुद समझने का उत्तरदायित्व जेडपीडी विकसित कर लेते हैं। ये तो हम लोग कर रहे होते हैं, को लैंग्वेज पूरी हमने दे दी, रेसिप्रोकल टीचिंग। दूसरा जो अक्सर यहां पर होता है, सबसे बड़ा दूसरा इनका कोऑपरेटिव लर्निंग, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो समूह बना था, एक सहयोगी अधिगम, यानी छात्रों का एक छोटा समूह किसी अन्य सामान्य लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, गलत फहमियों को दूर कर रहे हैं। लैंग्वेज क्या हो रही है, रिफाइन हो रही है। जब छात्र अन्य जो छात्रों के साथ मिलकर सीखते हैं, तो उनकी समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिक तीक्ष्ण हो जाती है। तो ये, और यदि मैं कहूं तो ये कैसी चीजों को बढ़ावा दे रही है कि आप जब ग्रुपिंग करें तो भी क्या करें, बेकार बेकार बच्चों को तरफ ना रख दें, अच्छों के साथ बेकार बच्चों का ग्रुप बनाएं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, तभी तो उनसे उन पर जाएगी वो लैंग्वेज, वो भाषा, तभी वो योग बन जाएंगे। यदि एक से हमने एक जगह, नहीं आ रही है, सॉरी, देखता हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या सीख जाते हैं धीरे धीरे, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है उनकी। ये यानी यहां पर जेडपीडी का विस्तार जो होगा वो बढ़ जाएगा, अकेले छात्र से लेकर कई सुवेज्ञ यानी एक्सपर्ट साथियों तक चला जाएगा। यानी कि अब वो जो रेंज थी जिनको वो नहीं कर पा रहे थे, वो बढ़ गई है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको लाभ उठा रहे हैं एक दूसरे से। दैट इज द कोऑपरेटिव लर्निंग। कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है सारी थ्योरी का। और अब लास्ट हम इनका एक कंबाइंड स्टडी करेंगे, जो हम तीनों को पढ़ के आए हैं, प्याजे, ब्रूनर एंड वाइगॉट्स्की। एक तुलनात्मक चार्ट देखेंगे, कैसे तीनों ने काम किया, क्या विशेषताएं थी और क्या भिन्नताएं थी तीनों की। इसको वन बाय वन समझेंगे। बहुत सुंदर और अच्छा वो चीजें हैं, यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा सब, एकदम क्लियर। जब तक आपके अंदर विचारों में, भाषा में संदिग्धता रहेगी, तब तक आपका आंसर गलत होता रहेगा। जैसे ही वो क्लियरिटी में आ जाएंगे, दो एम्बिगिटी, यदि मेरे दो वर्ड के बीच, दो वर्ड्स के बीच, वर्ड वन वर्ड टू के बीच यदि जरा भी ओवरलैपिंग है, तो निश्चित रूप से आंसर गलत होगा। नो एम्बिगिटी बिटवीन वर्ड्स, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसे होने चाहिए रिफाइन। ये वर्ड अलग, इसका मीनिंग, इस वर्ड का अलग मीनिंग, बिल्कुल क्लियर। कभी भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और आपकी मेमोरी, ये भी मैं आपको बता दूं, आपकी मेमोरी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी फास्ट हो जाएगी, बेहतरीन, फॉरगेटिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया है। फॉरगेटिंग बिल्कुल एकदम से क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, मेमोरी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फॉरगेटिंग आती ही तब है जब हमें ओवरलैपिंग होती है चीजें। अब वो उतना नहीं जाएंगे उस पर, जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तब उस पर बात करेंगे फॉरगेटिंग वाले। तो चलिए, तो संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार लिया था प्याजे ने, क्या लिया था, संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार प्याजे का था। अभी हम क्लियर करके आ चुके हैं, मैच्योरेशन, परिपक्वता और भौतिक पर्यावरण साथ स्वतंत्र खोज, क्लियर बिल्कुल। अनेकों बार क्वेश्चन आया है इस पे। जबकि ब्रूनर के क्या अकॉर्डिंग क्या था, अनुभूतियों को मानसिक रूप से व्यक्त करने के तीन तरीके, इनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, तीन तरीके। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका भी माइक है ये ऑफ कर लें प्लीज। के अकॉर्डिंग सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सामाजिक अंतक्रिया थे संज्ञानात्मक विकास के आधार। तीनों के हमें क्लियर है। इन्होंने मैच्योरेशन और भौतिक पर्यावरण को स्वतंत्र खोज को आधार माना। इन्होंने जो उसकी फील एक्सपीरियंसेस थे उनको तीन तरीकों से, यानी सक्रियता, आपका आइकॉनिक और एक सिंबॉलिक सांकेतिक, ये तीन आधार माने। और इन्होंने सामाजिक अंतक्रिया जो था, सोशल कल्चरल था, उसको आधार माना संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार। प्याजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो थी, लैंग्वेज की क्या भूमिका थी, भाषा को विचार और चिंतन से कम महत्वपूर्ण मानना, ये था इनका। यानी कि क्या मानते थे, पहले विचार डेवलप होंगे तो भाषा डेवलप होगी, इनका ये कहना था। जबकि वाइगॉट्स्की का क्या था,
दोनों एक दूसरे से पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। विचार भाषा मजबूत तो विचार मजबूत, विचार मजबूत तो भाषा मजबूत। क्योंकि ये विचारों को महत्वता देते थे, यानी कि उसमें उसकी जो अहमियत थी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में कम लेकर चलते थे। भाषा को विचार और चिंतन से कम महत्वपूर्ण माना इन्होंने, जबकि इन्होंने बालकों के चिंतन में भाषा की अहमियत को बहुत अधिक माना, क्योंकि इन पर हम कल डिस्कस कर चुके थे। और यहाँ पर भाषा को संज्ञानात्मक विकास और आत्मनियमन का सबसे महत्वपूर्ण टूल माना इन्होंने। तो दुनिया ही इस पर खड़ी कर दी, पूरा थ्योरी इस पे खड़ा कर दिया। प्राइवेट स्पीच को कैसे देखा? इन्हें अपरिपक्व और आत्म केंद्रित की तरह से देखा। प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच या आंतरिक संभाषण, कई तरह से नाम हो सकता है इसका, जो आपसे पूछा जा सकता है। जबकि इसमें इनका फोकस था ही नहीं इस प्राइवेट स्पीच पर, केवल भाषा पे था, बट नॉट प्राइवेट और इनर स्पीच। वो भाषा पे जोर देते थे, लेकिन वो प्राइवेट स्पीच पर जोर नहीं देते थे। जबकि इन्होंने चिंतन का आधार ही ये बना दिया, विकास और सामाजिक दक्षता का उत्तम साधन इसी को बना दिया प्राइवेट स्पीच। में है भी संस्कृति यानी कल्चर का प्रभाव, शिक्षा और संस्कृति की भूमिका को महत्वपूर्ण ही माना ही नहीं वाइगोट्स्की ने, और इन्होंने बात ही नहीं करी ब्रूनर ने। और इन्होंने संस्कृति से मिलने वाले निर्देश और सूचनाओं को विकास का आधार माना। वो ही निर्देश और सूचनाएं तो स्कैफोल्डिंग थी, जिससे कि कविता और सविता अपनी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में डिफरेंस हो गया उनके में, सेम पोटेंशियल वो अपनी उनकी मैच्योरेशन होने के बाद भी। सीखने का तरीका, जहां तो क्या था, स्वतंत्र खोज था, जहां 3x3 मैट्रिक्स जैसे प्रयोगों से क्रमिक अवस्थाएं, और जहां पर प्रयोगात्मक अधिगम जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग के माध्यम से। ये आपका लर्निंग मेथड्स थे। इस तरह से हमने सारी कंप्लीट थ्योरी, इनका कंप्लीट डिस्कशन, हर चीज पे अच्छे से हमने डिस्कशन किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को बहुत अच्छे से चीजें बहुत क्लियर भी हुई होंगी और प्रॉपर समझ में आई होंगी।